हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.74 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट को मैश एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं मैश और लूप एक ही चीज़ है, बस इसमें सुपर मैश और सुपर लूप जो है उनमें एक फ़र्क आ जाता होता है। तो इसमें हमारा जो पाला पड़ने वाला वो केवीएल से है। तो केवीएल क्या होता है कि जब वोल्टेज लॉ यानी कि हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लूप आइडेंटिफ़ाई करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे इतना मुश्किल केस नहीं है, मतलब कि ये चाहे लूप एनालिसिस लिखा हो या मैश एनालिसिस, ये सिंपल तरीके से ही हल होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैश लूप का कह लें उस वक़्त हम फ़र्क डालते हैं जब हमारे पास कोई सुपर लूप बन रहा हो। यहाँ पे सुपर लूप बन ही नहीं रहा, क्योंकि 2 लूप्स के दरमियान यहाँ पे कोई करंट सोर्स मौजूद नहीं है, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों मैं हर लूप में करंट ले लूँगा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, क्योंकि मैं करंट को हमेशा क्लॉकवाइज़ ही लेता हूँ। ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, इसीलिए आपको ना क्लॉकवाइज़ ही लेनी चाहिए। देखें एक लूप हमारे पास ये हो गया I1, और एक हमारे पास ये लूप हो गया जिसमें मैं I2 करंट ले लेता हूँ, और तीसरा लूप हमारे पास यहाँ पे हो गया I3। अब देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे मालूम करने हैं वी नॉट वोल्टेज। अगर मैं वी नॉट वोल्टेज को देखूँ तो वी नॉट वोल्टेज बच्चों किस वक्त यहाँ पे मतलब कि पैदा हो रहे हैं सर्किट के अंदर, ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब 1 किलो ओहम रजिस्टर में से कुछ करंट गुजरता है। बिकॉज ये ओहम्स लॉ ने अपने लॉ में कहा था कि जब एक रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो उसमें क्या होते हैं, वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। तो डैट्स वाई यहाँ पे देखा जाए बच्चों, ये जो वोल्टेज हैं वी नॉट वो हमारे पास कब जनरेट हो रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। 1K इंटू क्या आएगा, ज़रा गौर करें। इसके आपने साइंस के अकॉर्डिंग करंट्स को प्रियोरिटी देनी होती है। देखें I1 जब इसमें से गुजरती है, अब ये जो रजिस्टर है दो मतलब कि हमारे पास लूप है उनके सेंटर में लगा हुआ है, तो इसमें से क्या है जी, I1 जब गुजरती है तो वो डाउनवर्ड जाती है, I3 अपवर्ड जाती है। अब इसके साइन के अकॉर्डिंग देखें I1 इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और I3 ऐसे नेगेटिव पोल में एंटर करती है। जब ये दोनों करंट्स इस रजिस्टर में से गुजरती हैं तो ये दोनों बच्चों कह लेंगे कुछ वोल्टेज ये पैदा करती है, कुछ वोल्टेज ये पैदा करती है, वो आपस में एडजस्ट होकर फिर वी नॉट क्रिएट करते हैं। अब वो बहुत हाई लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का कह लें एक कंसेप्ट है कि वी नॉट वोल्टेज में क्या होगा, 1 किलो ओम के लिए 1K I1 आएगा, फिर उसमें से -1K I3 होगा, इस तरह से वोल्टेज होंगे। मैं उतने हाई लेवल पे लेके नहीं जाता बच्चे को, तो इसी वजह से मैं इजी रखने के लिए कह रहा हूँ कि पॉजिटिव पोल में देखें करंट I1 एंटर कर रही है वी नॉट के, डैट्स वाई I1 हम इसमें पॉजिटिव लिख देंगे, और I3 भी इसमें वोल्टेज जनरेट करती है, डैट्स वाई देखो, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, डैट्स वाई आ जाएगा -I3। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई आपके पास वी नॉट की, ठीक है। अब साफ नज़र आ रहा है हमें वी नॉट के लिए I1 और I3 की वैल्यू चाहिए, तो हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बच्चों मैं अप्लाई करूँगा KVL 1 बाय 1 सब के ऊपर। अप्लाई KVL एट लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई होने लगा, तो जिस लूप के ऊपर बच्चों हम KVL अप्लाई करते हैं उसी की करंट को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि उसको पॉजिटिव रखते होते हैं। तो ये देखो अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। केवीएल है क्या चीज़ बच्चों, मैंने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना है। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर होगी, तो ये मेरे पास आ गया -12। मजीद आगे बढ़ता हूँ, देखो करंट ऐसे ही चलते चलते इस रजिस्टर में से आती है, तो इस रजिस्टर में से दो करंट्स पास कर रही हैं जिसकी वजह से वोल्टेज पैदा हो रहा है। एक तो I1 है, दूसरी I2 है। तो मैं कैसे इसको लिखूँगा बच्चों, लिहाजा देखिएगा ज़रा, ये आ जाएगा 1K। बच्चों हमेशा ऐसा ही होता है जब हम लूप्स में करंट्स की डायरेक्शन सेम रख चुके होते हैं ना, मतलब कि हर एक में क्लॉकवाइज रखी हुई है, तो हमेशा ऐसा होगा जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे होगे, अगर उसमें कोई रजिस्टर दो लूप्स के सेंटर में आ रहा होगा तो आपकी करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब देखें I1 जा रही है मेरी यहाँ पे राइट साइड को, I2 को अगर इसमें से गुजारने की कोशिश करें तो देखें I2 जाएगी लेफ्ट साइड को, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे ही 1 किलो ओम इस वाले में भी यही केस आएगा, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, सिंपल I1 को पॉजिटिव ले लेना, I1 पॉजिटिव आ गई, ठीक है, और I2 नेगेटिव आ गई, ये केस बन जाएगा इस रजिस्टर के लिए। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, तो देखो ये वाला रजिस्टर आ जाता है, ये वाला 1K, तो इसमें भी वही सीन है। देखो 1K, इसमें वोल्टेज तब पैदा होते हैं जब I1 और I3 दोनों गुजरती हैं, तो लिहाजा हमने वोल्टेज लिखने हैं। डैट्स वाई हम आपके सामने होगा यहाँ पे कि I1 माइनस I3 आ जाएगा, बिकॉज हम I1 के ऊपर KVL लगा रहे हैं, तो हम I1 माइनस I3 लिखेंगे, I1 को हम पॉजिटिव रहने देंगे, ठीक है, I1 माइनस I3। तो देखें हमने क्या किया, हमने हर एक चीज़ को कवर कर लिया। डैट्स वाई यहाँ पे इक्वेशन खत्म होती है तो इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई लूप 1 की। अब इसको कवर अप कर लें, पहले नंबर पे आपने I1 रखना है, फिर I2, फिर I3, यानी एक आर्डर के अकॉर्डिंग, ताकि हम इनको बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकें। तो देखें 1K I1 और 1K I1, यानी ये 2K I1 बन जाएगा जमा होने के बाद। अब बच्चों इतना आप मैथ कर सकते हैं, मैं आगे पीछे की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आऊँगा। देखें ये अब मेरे पास आ जाएगा -1K I2, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे पास आ जाएगा -1K I3,
इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा। 12 दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 के ऊपर। ये हमारा लूप 2 है, तो ये आप लिख लीजिएगा अप्लाई KVL एट लूप 2। हम बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस रजिस्टर में से गुजरेगी तो इसमें से वोल्टेज पैदा होंगे। आपको पता है, अब ये भी मैंने वही आपको बात बताई है कि ये रजिस्टर जो है दो लूप्स के सेंटर में है, तो इन दोनों करंट्स के गुजरने से इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। अब मैं ये बात रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो लिहाजा डेट्स वाई देखो I2 जो है वो लेफ्ट साइड को जा रही है, I1 जा रही है राइट साइड को, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन इसमें करंट को किस करंट को प्रायोरिटी दी जाएगी? I2 को, बिकॉज लूप 2 के ऊपर KVL चल रहा है अब। तो ये आ गया I2 माइनस I1। मजीद आगे हम बढ़ते हैं तो करंट देखें इस 1 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरते हैं, इसमें सिर्फ I2 गुजर रही है। डेट्स वाई इसके ऊपर डायरेक्ट ओहम्स लॉ से आ जाएगा 1 के I2। ये बच्चों ओहम्स लॉ लग रहा है, सीधा सीधा IR होता जा रहा है बार बार, ठीक है। तो देखें इससे आगे गए तो ये करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई 6 वोल्ट के, तो ये आगे +6 इज इक्वल टू 0। चक्कर मुकम्मल हो गया इस लूप का भी। तो इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी एक। आपने इसमें भी I1 को पहले रखना है, तो देखें I1 क्या बन रहा है, -1 के I1 आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन में। और अब I2 वाले इकट्ठे कर लें, देखें 1 के I2 और ये 1 के I2, ये हो जाएगा 2 के I2। अब इसमें बच्चों आपको साफ नज़र आ रहा है कि आपके पास I3 नहीं है। डेट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसके लिए एक नंबर लिख देंगे 0 के I3, यानी कि I3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बस हमने उसका 0 मेंशन कर दिया। और इज़ इक्वल टू ये 6 दूसरी जानिब जाके -6 हो गया, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम तीसरी लूप की इक्वेशन लिखेंगे। आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 3। तो इसकी अब हम लिखते हैं, देखें हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, बात है बस आपने हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे कवर करना होता है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो ये आगे -6। मजीद आगे बढ़ते हैं, 2 किलो ओम का रजिस्टर आया। तो बच्चों देखो ये एक साइड पे लगा हुआ है, इसमें से सिर्फ I3 गुजरा है, तो डेट्स वाई I3 गुजरेगा तो इसमें सिंपल ओहम्स लॉ लगा, तो लिहाजा 2 के I3 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखें 1 किलो ओम में से ये करंट गुजरती है। जैसा कि मैंने बताया ये दो करंट्स इसमें से गुजर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन। देखें I3 अपवर्ड जा रही है, I1 नीचे जा रही है। तो फिर से वही बात, जिस लूप की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर KVL लगा रहे हैं, उसी करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, आ जाएगा I3 माइनस I1, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल ऑल कंपोनेंट्स पे लग गया, तो इज़ इक्वल टू 0 आपने कर दिया। अब इसमें भी आपने I1 को पहले लिखना है, तो देखें इसमें I1 का कंपोनेंट आ रहा है -1 के I1। दूसरे नंबर पे I2 इसमें है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 0 के I2। तीसरे नंबर पे I3 की बात करूँ तो ये आ जाएगा 3 के I3। इतना आप मैथ कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू -6 दूसरी जानिब जाके बच्चों हो जाएगा +6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम लिखेंगे इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये आपने हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम से सीख लिया होगा। तो देखें ये इनके पहले हम कंपोनेंट यानी कि कांस्टेंट्स लिखते हैं अलहदा से। देखें 2 के आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का लिख रहा हूँ, -1 के आ गया। क्योंकि मुझे साफ पता है कि V0 को मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे उसके लिए I1 और I3 का वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे मैट्रिक्स ही दे सकता है इन 3 इक्वेशंस की मदद से। -1 के, फिर आगे देखें ये वाला भी -1 के है इसका। अब दूसरी इक्वेशन के हम लिखेंगे -1 के, इसी तरह से तमाम इक्वेशंस के हम लिख लेंगे। 2 के, 0 के, -1 के, 0 के एंड 3 के। इनकी जो बच्चों हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। पहले नंबर पे I1 होना चाहिए, दूसरे नंबर पे I2 और तीसरे नंबर पे I3। यहाँ पे इन इक्वेशंस में बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसी तरह से सेम एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबको रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास ये वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो इस साइड पे थे, इज इक्वल टू की पहली में था 12, दूसरी में था -6, तीसरी में था 6। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। आपने हमारी प्रॉब्लम 3.1 देख लेनी है, कैलकुलेटर पे कैसे इनको पुट करते हैं। अब किलो के बगैर ये नंबर सारे पुट करेंगे, यानी कि 2 -1 पुट करेंगे, किलो को हटा दीजिएगा। क्योंकि इतना याद रखें जब रजिस्टर किलो में होता है तो करंट हमेशा मिली में आती है। तो आपके जो भी आंसर आएंगे उनके साथ आपने बस मिली लगाना। तो मुझे टाइम दे, मैं इसको सॉल्व करूँ। तो ये देखें इस तरह से कुछ आपको आंसर मिल जाएंगे। देखें I1 आपके पास आ रही है 9.42, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, यानी कि 43 हो जाता है। तो आपने बस मिली साथ में लगाते जाना, यानी कि पहला I1 का आंसर है, दूसरा I2 का, तीसरा I3 का। ये मैंने कैसे किया मैंने बता दिया, कहाँ से आपने देखना है। तो यार मैं फजूल बात नहीं करूँगा, मैं आजकल वीडियो का टाइम कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपनी बेसिक जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म कर सकूँ। 9.4 मिली एम्पेयर, ठीक है। दूसरे नंबर पे I2 1.7 मिली एम्पेयर एंड थर्ड I3 is equal to 5.14 milliampere. Then we move above our equation V0 is equal to 1K I1 minus I3. So we have to put values in it. V0 is equal to 1K into I1 minus I3 था, तो देखें I1 की वैल्यू है 9.4 मिली और दूसरे नंबर पे I3 की वैल्यू है 5.14 मिली। ये हमारे पास इक्वेशन थी, यानी कि यहाँ पे था I1 माइनस I3। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास वोल्टेज आ गया 4.3, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो या 4.26, ठीक है। दो आप जिस तरह से इसको लिखना चाहो वैसे बैठेगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़।